सुंदरगढ़ रे पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुंदरगढ़ भवानी भवन पड़िया आज तो समावेश से जोग देते पखापाखि 40 मिनिट रे दलीय कर्मी भोट मांगे। वर्तमान श्रीमती सुषमा पटेल को अनुरोध करुच्ची से माननीय प्रधानमंत्री को उपढौकन देवे। आमर जिला तरफ बटकिशोर मिश्र जिला सभापति से माननीय प्रधानमंत्री को उपढौकन देवे। मो वर्तमान आमर जड़े जड़े कैंडिडेट मानकर ना कहबी से मैंने हाँ हाँ बसी जानतु। मैं अभी एक एक जो प्रत्याशी यहाँ उपस्थित हैं उनका नाम बता रहा हूं, वो कृपा खड़ा हो जाएंगे। सबसे पहले संबलपुर लोकसभा का कैंडिडेट सुरेश पुजारी, जो बरगढ़ का कैंडिडेट सुरेश पुजारी, जोर से करताली देकर स्वागत करंतु। बणईर एमएलए कैंडिडेट अनिल बर्रा पाक चल जाओ। जगबंधु बेहरा क्या ही जाओ। रघुनाथपल्ली निहार राय राउरकेला, शंकर ओराम बिरमित्रपुर, नरसिंह मिंज राजगांगपुर, भवानी भई तलसरा, कुसुम टेटे सुंदरगढ़, राधा रानी पंडा ब्रजराजनगर, दिनेश जैन झारसुगुड़ा, रवि नायक कुचिंडा मो सुंदरगढ़ लोकसभा प्रार्थी आपणकर प्रिय प्रार्थी। मो समस्त को बसवा को अनुरोध करुच्ची। मु 1 मिनिट रे मोर स्वागत भाषण देकर माननीय प्रधानमंत्री को अनुरोध करी से एथि उपस्थित लोकों को संबोधन करेंगे। भाई भौणी माने सेफ्टी एवं सिक्यूरिटी दृष्टि टाउन पाखरे आमको पड़िया मिलला नहीं, से आमे टाउन रु 15 किलोमीटर दूर रे गोटे पड़िया रे सभा करुचु। जहाँ व्यवस्था होइछि से व्यवस्था कम पड़ जाइछि। आपण माने खरारे शोष उपास छिड़ा होती से आपण को हाथ जोड़िकी कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। माननीय प्रधानमंत्री ए अंचल योगदान अतुलनीय। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, दर्लीपाली आपणकर एनटीपीसी, तार संगे संगे ब्राह्मणी ब्रिज, आईजीएस, एनटीपीसी हॉस्पिटल ए प्रकार अनेक काम अच्छी से निजे आपण मान को उद्बोधन देवे। मु समस्त को अनुरोध करुच्ची से तांकर उद्बोधन को धैर्य सहित शुणिबे। एवं मु माननीय प्रधानमंत्री को अनुरोध करुच्ची से तांकर संबोधन रखे। माननीय नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। मोर सुंदरगढ़िया भाई बहन माने, मां मौसी माने, सबको जोहार। सुंदरगढ़ मां शिखरवासिनी के गढ़ पुण्य भूमि पादोदय शिवा लागी मुझ निज के ध्यान मोने करू छे।
मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, और विशाल संख्या में पधारे हुए सुंदरगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुंदरगढ़ और बाढ़कर का ये जनसैलाब, ये हुजूम, ये लहर, आपका ये स्नेह देख करके मैं अभिभूत हूं। आपने इस सेवक को आशीर्वाद देने जिस बड़ी संख्या में आए हैं, इसे मैं जीवन भर कभी भूल नहीं सकता। और मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि जितने लोग ये सामने दिखते हैं, उससे ज्यादा लोग बाहर दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहां मुझे किसी ने बताया कि पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री सुंदरगढ़ आया है। जब वो ये कह रहे थे तभी मैंने उनको बीच में ही रोक दिया और मैंने जरा टोक दिया। मैंने कहा कि सुंदरगढ़ में कोई प्रधानमंत्री आज भी नहीं आया है। आज भी जो आया है वो तो उड़ीसा का प्रधान सेवक आज अपने मालिकों से आशीर्वाद लेने के लिए आया है। साथियों, आज से नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है। मां शिखारवासी, मां समलेश्वरी, मां मणिकेश्वरी की धरती से उड़ीसा और देश को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बिरसा मुंडा, श्री माद्री कालो, वीर सुरेंद्र साई, वीर निर्मल मुंडा और आमको सिमको के हर शहीद को मैं नमन करता हूं। देश की रक्षा सुरक्षा में जुटे वीर जवानों और नक्सलियों, माओवादियों, आतंकियों से देश को सुरक्षित करने वाले ओडिशा के हर जवान को भी मैं नमन करता हूं। भाई और बहनों, 2019 का ये चुनाव ओडिशा और देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत अहम है। आप सभी को यहां विधानसभा में और केंद्र में किस तरह की सरकार चाहिए, इसका फैसला करना है। आपको ये फैसला करना है कि ओडिशा और केंद्र में ईमानदार और मेहनती सरकार चाहिए या फिर भ्रष्ट और फैसले टालने वाली सरकार चाहिए। आपको ये फैसला करना है कि ओडिशा और केंद्र में गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित, पिछड़ा, शोषित हर वर्ग के परिवार का विकास करने वाली सरकार चाहिए या फिर वंशवाद, भाई भतीजावाद वाली सरकार चाहिए। साथियों, आपने दशकों तक देश में केंद्र में कांग्रेस सरकार के काम को देखा है। पिछले 19 वर्षों से आप उड़ीसा में बीजेडी की सरकार को भी देख रहे हैं।
इन दोनों की तुलना में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कामकाज भी है। साथियों, आज ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 39 वर्ष पहले आज के दिन सबसे बड़े राजनीतिक संगठन यानी हम सबके दिलों में बसी भाजपा का गठन हुआ था और इसका हम सभी देश प्रेमियों को गर्व है। बीजेपी इसलिए विशेष है क्योंकि ये पार्टी न तो धनबल से बनी है और न ही बाहुबल से बनी है और न ही ये बाहर से उधारी ली गई कोई विचारधारा से बनी है। साथियों, बीजेपी देश की जन जन की आकांक्षाओं में से जन्मी है और पली बड़ी है। भारत की मूलभूत इस मिट्टी की सुगंध के साथ ये उपजी है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रची बसी है और भारत के सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। हम परिवार पर आधारित नहीं और ना ही हम लोग पैसों पर आधारित है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ताओं ने बनाई है, कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं, चार चार पीढ़ी खप गई है। कई पार्टियां पैसों से बनी है, ये पार्टी पसीने से बनी है, कार्यकर्ताओं के पसीने से बनी। जब जब देश में चुनौती आई है तब तब बीजेपी कार्यकर्ता सब कुछ छोड़कर न्यौछावर कर मां भारती की रक्षा में डटकर खड़े हुए हैं और संघर्ष किया है। जेपी आंदोलन के दौरान जनसंघ के रूप में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के दौरान युवा शक्ति के रूप में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दमनकारी और तानाशाही रवैये के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने का काम किया। लाखों भाजपा के जनसंघ के कार्यकर्ता जेलों में रहे, 19 महीने जेलों में रहे। जब भारत की एकता और अखंडता पर सवाल उठा तभी बीजेपी एकता यात्रा के साथ देश को एकजुट रखने के लिए आगे आई। चरैवेति के मंत्र को लेकर हम चलते रहते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हमें कहा करते थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता का एक पैर रेल में और दूसरा पैर जेल में रहना चाहिए। यानी बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों की आवश्यकताओं को समझने के लिए जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, लगातार भ्रमण करते रहना चाहिए। उसका एक पैर रेल के डिब्बे में होना चाहिए और दूसरा पैर विकास के जुड़े मुद्दों के लिए, जनता जनार्दन को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करे, संघर्ष करे ताकि सरकार को उसे जेल में डाले बिना कोई चारा न बचे। और साथियों, ऐसा हुआ भी। मुझे याद है, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, गुजरात में था, राजनीति में नहीं था, लेकिन मैंने देखा था अनेक कार्यकर्ता, अनेक ऐसी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महीनों तक जेलों में समय गुजारती थी क्योंकि सरकार के दमन चला करते थे। इस समर्पण से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अगर केरल की तरफ नजर करें, आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है। वहां कोई सत्ता में हम बैठे नहीं है,
आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जहां आतंकवाद है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत माता की जय इसी एक मंत्र के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 4-4 पीढ़ी से न कुछ लेना है, न कुछ पाना है, न कुछ बनना है, न कभी अखबार में तस्वीर छपती है, न टीवी पर चेहरा दिखता है, लेकिन फिर भी भारत माता की जय का नाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहते। अपने इस लंबे सफर में अनेक बार बीजेपी के मनोबल को तोड़ने की तरह तरह से कोशिशें की गई, लेकिन पार्टी के निर्भीक और उत्साही कार्यकर्ताओं उनके मनोबल को कभी कोई हिला नहीं पाया, डिगा नहीं पाया। आज बीजेपी का झंडा आज ऐसी जगहों पर लहरा रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर भारत के चारों कोनों में भाजपा का परचम लहरा रहा है। देश भर में लोगों ने बीजेपी को गले लगाया है, अपने दिल में उतारा है। आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बीजेपी को गले लगाया, अपने दिल में उतारा है। आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सबके किसान, महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। देश को कांग्रेस और कांग्रेस से निकली पार्टियों के सामने एक मजबूत विकल्प देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों, बीजेपी युवा भारत की पार्टी है, एस्पिरेशनल भारत की पार्टी है। इससे किसान जुड़ रहे हैं, जवान जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं। अगर भारत की राजनीति में किसी दल ने विकास को मुख्य मुद्दा बनाया, उसे जन आंदोलन का रूप दे दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इतने कम समय में इतनी तेजी से आगे बढ़ा दल, इतनी छोटी आयु वाला दल जिसने भारत की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज जब मैं उड़ीसा की धरती पर आया हूं, तो मैं भी देख रहा हूं कि उड़ीसा में चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की, कमल खिलना तय है। उड़ीसा की जनता ने तय किया है। कोई 5-7 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहां बीजेपी का डंका बजने लगेगा। आज मैं दावे के साथ फिर से एक बार दोहराता हूं कि ओडिशा में इस बार सबसे ज्यादा कमल खिलने वाले हैं। हमारी इस सफर में भारतीय जनता पार्टी की विचार यात्रा में, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में, भारतीय जनता पार्टी की त्याग तपस्या की यात्रा में श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जगन्नाथ राव जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजमाता सिंधिया जी, ऐसे अनेक तपस्वी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन इस पार्टी को बनाया। और यहां हमारे उड़ीसा में भी किसी जमाने में देवेंद्र प्रधान जी, देवेंद्र महापात्र जी, विश्वभूषण हरिचंदन जी, विक्रम केसरी देव जी जैसे अनेक कार्यकर्ताओं ने अपनी तपस्या से पार्टी को मजबूत किया है। और आज की पीढ़ी भी पूरी ताकत से लगी हुई है और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रही है।
मैं भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनके उत्साह का नमन करता हूं, उनके जोश को नमन करता हूं, उनके संकल्प को नमन करता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं और देश के लिए जीने मरने की उनकी भावना की प्रतिबद्धता को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। अब उनके ही परिश्रम से देश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। बीते 5 वर्षों में हमने देश को ये दिखाया है कि जब कांग्रेस कल्चर से मुक्त पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलती है तो उसका मतलब क्या होता है। भाइयों और बहनों, भारत अब आतंकियों को घर में घुस करके मारता है। मारता है कि नहीं मारता है? आप खुश हैं? आतंकियों को अब ऐसा ही जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, सरकारें पहले भी थी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का कभी सोच भी नहीं पाती। सरकारें पहले भी थी, लेकिन दूसरे देश की सीमा पर पार जाकर के हवाई जहाज से आतंकियों को ठिकानों को खत्म करना उनके बस का रोग नहीं था। ये बदलते हुए भारत दिनों दिन मजबूत होते भारत का प्रमाण है। आप मुझे बताइए, देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत भारत के लिए मजबूत भाजपा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माँ माने युव बंधु माने एवं सांबादिक बंधु माने बंधुगण, आपण माने समस्ते जानती आसंता 11 तारीख दिन साधारण निर्वाचन होगापाई जाउछि। एही निर्वाचन रे नवरंगपुर लोकसभा निर्वाचन मंडली सांसद प्रार्थी हिसाब से मते माननीय मुख्यमंत्री और लोकसभा में कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? साथियों, एक मजबूत देश, उसकी मजबूत सरकार ही अपने देश के भीतर की चुनौतियों को तेजी से समाप्त कर सकती है। गरीबी हो, पिछड़ापन हो, अशिक्षा हो, बीमारियां हो, इस मोर्चे पर एक मजबूत सरकार एक साथ काम कर सकती है। साथियों, आप बताइए, ओडिशा और देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है कि नहीं है? जरूरत पूरी करेंगे? जी जान से जुटेंगे? देश के तेज विकास के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है, ये हम सब स्वीकार करते हैं। साथियों, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबका साथ सबका विकास इस मंत्र पर चलने वाली, न कि जाति, पंथ, संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव करने वाली सरकार हो। भाइयों और बहनों, क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव ओडिशा की बीजेपी सरकार कर रही है, ऐसा ही इस प्रकार का भेदभाव कांग्रेस और उसके सहयोगियों दशकों से पूरे पूर्वी भारत के साथ किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित देश का ये पूर्वी हिस्सा विकास की रोशनी से दूर रहा। ये आपका चौकीदार है। ये आपका चौकीदार है, जिसने पूरे पूर्वी भारत को
नए भारत का विकास इंजन बनाने का बीड़ा उठाया है, आपके हितों की चौकीदारी करने का संकल्प लिया है। साथियों, ये संकल्प बड़े सपनों की बात, सबको सुरक्षा, सबको समृद्धि और सबको सम्मान देने की बात हम ऐसे ही नहीं करते, बल्कि अपने काम के आधार पर करते हैं। आपके पड़ोस में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। देश के आदिवासियों के विकास और जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन दोनों राज्यों का निर्माण किया था। छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल नया था, हिंसा से प्रभावित था। आज तुलना कीजिए 15 वर्ष बीजेपी के और ये 19-20 साल यहां के बीजेडी के। ऐसे ही झारखंड में आज विकास गांव-गांव तक पहुंच रहा है। सामान्य मानवी को हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचना में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज झारखंड के युवाओं को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, उन्हें राज्य में ही काम करने के अच्छे विकल्प मिल रहे हैं। बीजेपी का यही ट्रैक रिकॉर्ड है, विकास के डबल इंजन का यही इतिहास है, जिसको लेकर आपके सामने आज मैं खड़ा हूं। आपको विकास चाहिए या भेदभाव चाहिए? विकास चाहिए कि भेदभाव चाहिए? ओडिशा का विकास का कमल का फूल खिला के रखोगे? भाइयों और बहनों, ओडिशा गरीब नहीं है। ओडिशा के लोगों में सामर्थ्य की कमी नहीं है। यहां संपदा भी है, संसाधन भी है और संकल्प को पूरा करने वाली ये मेरे उड़ीसा की जनता जनार्दन भी है। अगर यहां कुछ नहीं रहा है तो वो है सही नीति नहीं है और सही नीयत नहीं है। बीजेडी की नीयत सही होती तो किसानों को उनकी उपज की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलता, जो चौकीदार ने तय किया है। अगर बीजेडी की नीयत सही होती तो यहां के करीब 50 लाख किसानों को जो हजारों करोड़ रुपए सीधे खाते में आने थे, उसको रोका नहीं जाता। बीजेडी की नीयत सही होती तो आयुष्मान भारत के तहत देश भर के अस्पतालों को 5 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज यहां के गरीबों को वो रुकता नहीं। बीजेडी की नीयत सही होती तो यहां के अस्पतालों का काम नहीं लटकता, अस्पताल बेहाल ना होते। बीजेडी की नीयत सही होती तो मोदी जो अब तक 8 लाख पक्के घर गरीबों को दे पाया है, उसकी संख्या उससे भी ज्यादा होती। अकेले उड़ीसा में 8 लाख घर दे पाया हूं, लेकिन अगर सरकार ठीक होती तो शायद ये आंकड़ा और अनेक लाखों में जुड़ जाता और गरीब अपने पक्के घर में रहते। बीजेडी की नीयत सही होती तो महानदी कोल लिमिटेड में कोल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट कभी भी न लटकता, हजारों युवाओं का रोजगार न फंसता। बीजेडी की नीयत सही होती तो जो पैसे केंद्र सरकार उसे भेजती है, उसे सही तरीके से खर्च करती, उस पर ताला लगाकर बैठ नहीं जाती। बीजेडी की नीयत सही होती तो खदानों से मिलने वाली रॉयल्टी के पैसे यहां स्कूल खुलवाती, अस्पताल खुलवाती, सिंचाई की योजनाओं को पूरा कराती। लेकिन साथियों, बीजेडी आपके विकास पर रोक लगाकर बैठ गई है। क्या ऐसी पार्टी को सजा नहीं देनी चाहिए? ऐसी पार्टी को विदाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उड़ीसा की भलाई के लिए बदलाव लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? उड़ीसा के आपके संतानों के लिए
यहां की युवा पीढ़ी के लिए नई तेज तर्रार सरकार की जरूरत है कि नहीं है? क्या इतनी सुस्त सरकार ओडिशा का विकास कर पाएगी क्या? कर पाएगी क्या? साथियों, चौकीदार की नीति भी स्पष्ट है और नीयत भी नेक है। नेक नीयत के कारण ही इतने दशकों के बाद बच्चों और बेटियों की तस्करी से जुड़ा कड़ा कानून ये चौकीदार ने बनाया है। कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेडी की सरकार भी रही, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की इनको कोई चिंता नहीं थी। बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की चौकीदारी की नीति चौकीदार लेकर के आया है। नेक नियत है तभी तो बेटियों को स्कूल में अलग शौचालय, घर घर में इज्जत घर देने का काम और धुएं से संघर्ष करती ओडिशा की 35 लाख बहनों को गैस कनेक्शन दिया गया है। भाइयों और बहनों, विकास की पंचधारा, बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई,